हिंसा अभी भड़क रही है, उसका भी एक कारण है। और हिंसा दिन पे दिन फ्रांस में जो है भड़कती जा रही है। उसके लिए देखो, फ्रांस की जो हिंसा है उसकी बात हम करें तो इसके लिए आज जो हमारा टाइटल है आप देख सकते हैं कि भारत से सीखने की जरूरत को ये क्यों बता रहा है, और भारत और फ्रांस में जो हिंसा है वो क्यों भड़कती जा रही है, इसका भी एक कारण है। उसके पीछे एक छोटा सा कारण है, लेकिन ऐतिहासिक कारणों को देखते हुए आज हम ये देखेंगे कि फ्रांस में किस तरीके की हिंसा भड़क रही है। आज फ्रांस में देखा जा रहा है कि जो हिंसा है वो अपने गंभीर स्तर को छू चुकी है। जैसा कि हम देखते हैं कि फ्रांस में अभी इस दंगे और हिंसक घटनाओं के मद्देनजर चलते हुए कम से कम 3,000 से ज्यादा फ्रांस के लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और फ्रांस की सरकार ने इस गंभीरता को देखते हुए करीब 45,000 पुलिस कर्मियों की नियुक्ति भी की है। तो ये काफी एक घटनाक्रम को देखते हुए काफी गंभीर मुद्दा है कि फ्रांस की सरकार को 45,000 पुलिस कर्मियों की नियुक्ति करनी पड़ गई है और 3,000 से ज्यादा गिरफ्तारी हो चुकी है हिंसक घटनाओं में। लेकिन आज हमें देखेंगे कि फ्रांस के इस चीज को देखें तो फ्रांस को भारत से सीखने की जरूरत को ये क्यों बता रहा है, ये हमको टाइटल ये क्या शो कर रहा है हमको, और फ्रांस में हिंसा का पीछे का कारण। आइए चले देखते हैं और सभी जुड़ जाइए। सभी साथियों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करने वाले हैं आपसे। बहुत ही करंट का लेटेस्ट मुद्दा है और सभी यूपीएससी और सभी आरपीएससी वालों के लिए भी बहुत ही एक अच्छा मुद्दा है। तो चलिए, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस को देखें, अंतरराष्ट्रीय संबंधों को देखें, आज हम भारत की और एक फ्रांस की एक मुद्दे पर भी बात करने वाले हैं आपसे। तो चलिए फटाफट से जुड़ जाइए अभी। चलिए तो देखिए, सबसे पहले आज हम इन बिंदुओं पर बात करेंगे आपसे। पहला मुद्दा आपके सामने नजर आ रहा है, चर्चा में क्यों है, यानी आज की हम बात करते हैं तो फ्रांस में दंगा है, उसका चर्चा कैसे बना, तो ठीक है उसको भी देखेंगे। दूसरा आपके सामने दिख रहा है, फ्रांस में दंगों का कारण देखें, और पहला तो चर्चा में क्यों है ही है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है फ्रांस में दंगों का ऐतिहासिक घटनाक्रम। क्या इस तरीके की हिंसक घटनाएं क्या फ्रांस में बार बार होती रहती हैं? क्या उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी तेज है कि वो घटनाएं बारंबार होती रहती हैं? तो उनके लिए उस घटनाक्रम को भी जानेंगे आज हम। उसके बाद देखें तो फ्रांस में धर्मनिरपेक्षता का मॉडल, क्या यही तो कारण नहीं है फ्रांस में दंगों का कारण? जो फ्रांस में दंगे हो रहे हैं उनका कारण क्या वहां का फ्रांस का सेकुलरिज्म मॉडल तो जिम्मेदार नहीं है? और भारत से क्या सीखना जरूरी है फ्रांस की सरकार को और फ्रांस को, और फ्रांस के सेकुलरिज्म मॉडल को भारत के सेकुलरिज्म मॉडल से सीखना जरूरी है क्या? वो मुद्दा क्या है आज हम उसको जानेंगे। तो पहले हमारा चर्चा का विषय, आज चर्चा के विषय पे बात करते हैं। चलिए, तो चर्चा का विषय हमारा यह है कि फ्रांस में हिंसक घटनाएं में सरकारी बिल्डिंग्स और वाहनों को जलाया जा रहा है। आज जहां पे फ्रांस में जो हिंसक घटनाएं करने वाले जो लोग हैं, आज वो सरकारी बिल्डिंगों, वाहनों और कारों को जलाया जा रहा है। कारों को, सरकारी बिल्डिंगों को, जहां पर सरकारी ऑफिस हैं, निजी ऑफिस हैं, उन सरकारी बिल्डिंगों को जलाया जा रहा है। और उन सरकारी बिल्डिंगों में लूटपाट भी की जा रही है। क्या की जा रही है? लूटपाट भी की जा रही है। सबसे बड़ी बात तो यह हो गई है कि लूटपाट के साथ अब उन बिल्डिंगों को खत्म किया जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और वाहनों को जलाया जा रहा है। आपके साथ मैं बता दूं, आपको भी यह अंदाजा होगा कि आप अभी फ्रांस की हिंसक घटनाओं को कई तरीके से देख सकते हैं। वहां पे ये मानो कि वाहनों की उस जलती हुई ज्वाला के बीच लोगों हिंसक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो इसके पीछे का कारण आज हम इसी चीज को जानने के लिए आए हैं। चलिए, तो सबसे पहली बात देखते हैं हम फ्रांस में दंगों का कारण। फ्रांस में दंगों के कारण की बात करें तो मुद्दा क्या था? मुद्दा एक छोटा सा मुद्दा था। मैं भी जब मैं इस वीडियो को देखा या मैंने जब इस घटना को पढ़ा तो मैं भी बड़ा शॉक हो गया था। 17 वर्ष के बच्चे की मौत सबसे बड़ा कारण है। अब उस 17 वर्ष की बच्चे की मौत किस प्रकार हुई, कैसे हुई, क्या घटनाक्रम था, इसको आज हम अच्छे से देखेंगे। तो सबसे बड़ी बात करें तो 17 वर्ष के बच्चे की मौत, जिस बच्चे की मौत हुई थी उसकी एज 17 साल की थी और उसका नाम था नाहेल। पश्चिमी पेरिस नैने टेरे उपनगर में रहने वाला था वो, यानी फ्रांस का जो नैने टेरे उपनगर है उसका रहने वाला वो नाहेल 17 वर्ष का एक बच्चा था। बिना लाइसेंस के ड्राइविंग कर रहा था और बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करते हुए जब पुलिस ने उसको देखा, अब पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया, उसको टेक ओवर करने का प्रयास किया, लेकिन उसने फिर भी गाड़ी नहीं रोकी। और गाड़ी ना रोकने के कारण पुलिस ने उस पर क्या कर दी? बंदूक तान दी। और बंदूक तानने के बाद
पुलिस के द्वारा उस पर गोली चला दी गई, यानी उसकी हत्या कर दी गई। जब उसकी हत्या कर दी गई तो अब यह मामला और गंभीर हो गया, क्योंकि आपको पता है जनता ने बोला, जनता क्या बोलती है, फ्रांस की जनता बोलती है कि उस 17 वर्ष के बच्चे के जो गोली मारी गई थी पुलिस के द्वारा, जो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी को चला रहा था, ऑपरेट कर रहा था, और जब पुलिस ने उसकी गाड़ी रोकने का प्रयास किया उसने गाड़ी नहीं रोकी, पुलिस ने उसको टेक ओवर किया और पुलिस के हाथों वो मारा गया, पुलिस के हाथों उसकी हत्या हो गई। तो जनता यह कह रही है कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाना इतना बड़ा कोई अपराध भी नहीं था जिसके लिए उसे मौत की सजा दे दी जाए। तो मुद्दा यही है, जिसके लिए उसे मौत की सजा दे दी जाए। हां, सजा देना वाकिफ था, लेकिन मौत की सजा देना बहुत ही बड़ा एक विषय बन जाता है, अपने आप में बहुत ही गंभीर विषय बन जाता है। तो इसलिए आज गंभीर हिंसक घटनाएं भी वहां हो रही हैं, और जनता के इस वक्तव्य के माध्यम से पूरे प्रशासन के खिलाफ वहां पर क्या हो गया, आक्रोश जाग गया। क्या हो गया, आक्रोश हो गया, आक्रोश हो उठा। अब इसी कारण देखा गया प्रशासन के खिलाफ, प्रशासन मतलब है सरकार के खिलाफ, उस एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जनता में आक्रोश आ गया कि जब पुलिस द्वारा उसकी गोली से हमला किया गया, और हमला ही नहीं बल्कि उसकी हत्या भी कर दी गई। क्या कर दी गई, उसकी हत्या भी कर दी गई। तो आज इसी के पीछे हमको नेक्स्ट देखना है फ्रांस में दंगों का ऐतिहासिक घटनाक्रम। मैं ये नहीं कहूंगा ये आज ये पहली घटना है, इसके पीछे भी कई सारी घटनाएं वहां हो चुकी हैं, जैसे कि अल्पसंख्यकों के साथ पुलिस का व्यवहार। यानी जनता, फ्रांस में दंगों का ऐतिहासिक घटनाक्रम यह भी कहता है कि जो वहां की माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी का पुलिस के साथ जो व्यवहार है वो कैसा है। अभी आपने देखा, शायद वो बच्चा माइनॉरिटी से बिलोंग तो नहीं करता, चाहे वो इमिग्रेंट्स तो नहीं है, जब पुलिस ने उस पर गोली तानी और उसकी हत्या कर दी, तो शायद जनता और प्रशासन से कहना चाहती है कि अल्पसंख्यकों के साथ पुलिस का व्यवहार थोड़ा ठीक नहीं है, थोड़ा अच्छा नहीं है। इसी चीज को देखते हुए अब बात करते हैं, ऐसा मामला कोई एक नहीं है, 2020 और 2023 के बीच लेटेस्ट दिस ईयर की बात करें तो 20 से और 23 के बीच में करीबन 20 घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें बिना ड्राइविंग लाइसेंस के माध्यम से पुलिस द्वारा जनता को गोली मारी गई है, जनता की हत्या की गई है, पुलिस के द्वारा ऐसा हुआ है। तो इसलिए, और उनमें से जो 20 घटनाएं हुई हैं वो करीब कौन से हैं, जो अफ्रीकी मूल के हैं, जो अरब मूल के हैं, जिनको क्या कहते हैं, इमिग्रेंट्स कहा जाता है। जो फ्रांस में आकर बसे हैं, अफ्रीकी और अरब मूल के वो लोग हैं जो 20 घटनाओं के घेरे में आए हैं, और ऐसे 20 और 23 के बीच ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ऐसी हुई हैं 20 घटनाएं, ये प्रमाणिक है। चलिए उसके बाद देखते हैं, औपचारिक तौर पर फ्रांस ने धर्मनिरपेक्षता एवं वन फिट फॉर ऑल मॉडल पर दृष्टिकोण पर नजर की बात करें तो फ्रांस ने, मैं ये नहीं कहता कि फ्रांस में सेकुलरिज्म नहीं है, फ्रांस में सेकुलरिज्म जरूर है, लेकिन फ्रांस के सेकुलरिज्म यानी वेस्टर्न सेकुलरिज्म की बात करें और हमारे इंडियन सेकुलरिज्म की बात करें, वो तो हम बताएंगे ही बताएंगे आपको, लेकिन आज हम फ्रांस के वन फिट फॉर ऑल मॉडल की बात करते हैं। चलिए अब बात आती है, देखो फ्रांस ने वन फिट फॉर ऑल मॉडल को क्या किया, लागू किया। वन फिट जो फॉर ऑल मॉडल है उसको लागू किया, और लागू करने के बाद सबसे बड़ी बात तो यह है कि वहां की मानसिकता में कोई दबाव या कोई बदलाव, इसको काट के आप देख सकते हैं, कोई बदलाव नहीं आया, कोई बदलाव नहीं है। यानी फ्रांस ने वन फिट फॉर ऑल मॉडल को लागू किया है, लेकिन फिर भी मानसिकता में, लोगों की मानसिकता पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पर लोगों की मानसिकता पर कोई बदलाव नहीं है। ये दबाव नहीं है, इसको बदलाव कर लेना, ये बदलाव पर कोई बदलाव नहीं है। आज भी गोरे लोगों के द्वारा वहां पर आए हुए इमिग्रेंट्स से रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन का बढ़ावा देते हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देते हैं, जबकि फ्रांस जो है वो वन फिट फॉर ऑल मॉडल को लागू कर चुका है। उसके बावजूद भी आज फ्रांस में गोरे लोग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं रूप से गलत भी है। ठीक है, उनको वन फिट फॉर ऑल मॉडल के तहत जो फ्रांस की सरकार ने लागू किया है, उसके तहत वहां पर गोरे लोगों को काले लोगों पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, उसमें बदलाव करना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि वहां के लोग बदलाव नहीं चाहते, चेंज नहीं चाहते। चलिए
अब बात करें तो देखो, फ्रांस में आपको पता है, फ्रांस में जो है इमिग्रेंट्स जिनको कहा जाता है, जो फ्रांस में आकर बसे हैं, वो एक्चुअली में देखें तो अफ्रीकी मूल के हैं, अरब मूल के हैं और एशिया मूल के कहा जाते हैं। किसके कहा जाते हैं? अरब मूल, एशिया मूल और अफ्रीकी मूल। ये जो लोग हैं, आपको पता है एशिया, भारत जो है दक्षिण एशिया का एक राष्ट्र है, तो ऐसे करके एशिया के जितने भी राष्ट्र हैं, उनसे जो लोग ये फ्रांस की तरफ जाते हैं वो एशियाई इमिग्रेंट्स बन जाते हैं, वो अरबियाई इमिग्रेंट्स बनते हैं, वो अफ्रीकाई इमिग्रेंट्स बन जाते हैं। तो इसी करके इन्हें क्या कहता है? इन्हें इमिग्रेंट्स कहा गया है। और पुलिस द्वारा इन पर क्या की जाती है? सख्त कार्रवाई की जाती है, जिसको मैंने बोला था क्या है? इसको बोला जाता है अल्पसंख्यकों के साथ क्या होता है? बुरा बर्ताव होता है। अल्पसंख्यकों के साथ बुरा बर्ताव होता है, साथ बुरा बर्ताव होता है। तो शायद यही भी हो सकता है। तो ऐतिहासिक घटनाक्रम में केवल यही है, क्या इसके लिए पूर्ण रूप से फ्रांस का सेकुलरिज्म जिम्मेदार है? क्या इसका वन फिट फॉर ऑल मॉडल जो है, क्या वो जिम्मेदार है? देखो, हमारी राय में तो यह माना जाता है कि वेस्टर्न सेकुलरिज्म से अच्छा हमारा इंडियन सेकुलरिज्म है। मैं इस बात को खुलकर कह सकता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको कमी दिखती है, बिल्कुल दिखती है, इस बात में हम बिल्कुल, और हम सम्मान से कहते हैं कि हमारा इंडिया का सेकुलरिज्म बहुत अच्छा है, बिल्कुल सच में बहुत अच्छा है। देखिए, अब कैसे बात करें तो आप समझ गए हैं। चलिए, तो इस प्रकार से वहां ऐतिहासिक घटनाक्रम है, पुलिस के द्वारा अल्पसंख्यकों को मारा जाना, फ्रांस की धर्मनिरपेक्षता, ऐसे कई सारी घटनाएं हुई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पर अफ्रीकी, अरबिया और एशियाई मूल के जो फ्रांस में जाकर बसे, जिनको इमिग्रेंट्स कहा जाता है, उनके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं। तो यह सवाल उठता है जनता का प्रशासन के खिलाफ, और आक्रोश उठना भी जायज है। चलिए, लेकिन बात करें कि क्यों होते हैं इस तरह के दंगे? क्यों होते हैं इस तरह के दंगे? क्योंकि लोगों में सरकार प्रशासन की तरह भांति अलगाव की भावना आ चुकी है। लोगों में सरकार व प्रशासन के खिलाफ, किसके खिलाफ? के खिलाफ, यानी उनके अगेंस्ट जाकर। यानी लोगों में, मैंने बताया था कि जब 17 वर्ष के बच्चे की मौत की गई थी, तभी जनता में प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जाग के उठा था, और तभी तो आज वो हिंसक घटनाएं कर रहे हैं। इसलिए लोगों में क्या है? सरकार व प्रशासन के खिलाफ अलगाव की भावना आ चुकी है। उनमें लगता है कि अलगाव यानी आइसोलेशन की भावना आ चुकी है। वो आइसोलेटेड फील कर रहे हैं अपने आप को, कि सरकार उनसे बात नहीं करना चाहती, सरकार उनकी बात को समझना नहीं चाहती। जब आपके माता पिता आपकी बात को नहीं समझते, तो आप भी आइसोलेटेड फील करते हो, और आप किसी तरीके से अपने पेरेंट्स पे या तो चिल्ला जाते हो, किसी भी तरीके की कोई गुस्सा कर जाते हो। इसमें आपका दोष नहीं है, ये तो आइसोलेटेड फीलिंग है भैया। ये आइसोलेटेड फीलिंग ही आपको इस तरह की घटनाओं को करने के लिए मजबूर करती है। और इसी तरह फ्रांस के लोग भी अपने को युद्ध की स्थिति में खड़े पाते हैं, वरना किसी को भी हिंसक घटना करना पसंद नहीं है। वहां के लोग हिंसक घटना क्यों करेंगे? यदि सरकार उनसे वार्ता कर ले, सरकार उनसे बैठ के बातचीत कर ले, तो वहां के लोग घटनाएं क्यों करेंगे? यही बात एग्जैक्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कि लोगों में सरकार और प्रशासन के खिलाफ अलगाव की भावना, जिसको कहते हैं आइसोलेटेड फीलिंग। क्या कहते हैं? आइसोलेटेड फीलिंग वहां पर आ चुकी है। दूसरे कारण की बात करें तो फ्रांस की सरकार जो है वो गरीबी, अल्पसंख्यकों में व्याप्त गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक स्तर इतने बड़े स्तर पर व्याप्त हो चुका है कि जिसको फ्रांस की सरकार को यदि नहीं मिटा पाई, तो शायद यही अलगाव की भावना किसी चरम सीमा पर ना पहुंच जाए, किसी ऊंचे स्तर पर ना पहुंच जाए। और ऐसी हिंसक घटनाएं तो देखने को मिलेंगी। फिर तो ऐसी हिंसक घटनाएं तो देखने को मिलेंगी। आज 20 से लेकर 23 तक देखें, 3 सालों में 20 मौतें हो चुकी हैं ऐसी। अभी तो पूरा 23 साल पड़ा है, पूरा साल पड़ा है। आने वाले समय में भी ऐसी घटनाएं होंगी, क्योंकि घटनाएं समय तो देखकर आती नहीं है। यही वाली बात है। तो वहां पर लोगों में क्या है? गरीबी है, बेरोजगारी है और सामाजिक स्तर है। लोगों में ना कहकर मैं अल्पसंख्यक की बात करूंगा, कि जो अल्पसंख्यक हैं उनमें ऐसी गरीबी और ऐसी बेरोजगारी छा गई है कि वो आइसोलेटेड फील करते हैं अपने आप को। एक तो हत्या, एक तो गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक स्तर इतना खराब है, और ऊपर से उनकी हत्या भी की जा रही है, मतलब उनको जीने का अधिकार ही नहीं है। तो इस प्रकार वो फ्रांस की सरकार के प्रति, और यह वो किसी भी नागरिक के प्रति नहीं कर रहे,
वो ऐसा किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। अल्पसंख्यक केवल फ्रांस की सरकार से यह मांग कर रही है कि हमारे साथ ऐसा बर्ताव ना करो, ठीक है। और फ्रांस की सरकार को लगता है कि वहां के पॉलिटिकल जो लीडर हैं वो पुलिस के साथ मिलकर इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? वहां के लोगों को क्या लगता है? वहां के लोगों को लगता है, वहां के लोगों को वहां के लोगों को लगता है कि फ्रांस की सरकार की जो फ्रांस की सरकार है, फ्रांस की सरकार पुलिस को बढ़ावा दे रही है। पुलिस को क्या दे रही है? बढ़ावा दे रही है। शायद वहां के लोगों को लगता है, क्योंकि जब फ्रांस की सरकार नहीं सुनेगी तो लोग वहां के क्या सोचेंगे? इसी बात को सोचेंगे। और दूसरी बात है नस्लवाद की समस्या। मैंने आपको बताया कि फ्रांस की सरकार ने वन फिट फॉर ऑल मॉडल को भी लागू किया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की मानसिकता, लोगों की मेंटलिटी नहीं बदल रही है। क्यों नहीं बदल रही? वो यही रीजन है, क्योंकि वहां के गोरे लोग काले लोगों से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ा रहे हैं। आप गोरे, हम काले, हम काले, आप गोरे। तो इसी प्रकार की भावना नस्लवाद कहलाती है, और नस्लवाद की समस्या वहां चरम स्तर पर है। चलिए, ये प्रकार आपने देखा होगा कुछ अमेरिका में भी थी। अमेरिका में लोग अभी किसी क्लासरूम में किसी टीचर की हत्या कर दी, मतलब ऐसा कुछ घटना देखने को हमको मिलती थी। लेकिन आज अमेरिका में नहीं, आज हमको फ्रांस में देखने को मिल रही है। चलिए, तो आगे नेक्स्ट इस कारण को और जानते हैं। अब सबसे बड़ा मुद्दा है कि भारत की धर्मनिरपेक्षता और पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की मैं बात करता हूं, यानी वेस्टर्न सेकुलरिज्म। वेस्टर्न सेकुलरिज्म जो होता है वो एक्चुअली में लगभग लगभग फ्रांस का ही माना जाता है। और जैसा फ्रांस की धर्मनिरपेक्षता है, वैसी लगभग लगभग यूरोप के सभी देशों के सेकुलरिज्म की बात करता है। अब सेकुलरिज्म की बात कैसे करता है देखते हैं। फ्रांस में क्या है कि चर्च, चर्च मतलब धर्म, चर्च और राज्य का पृथक्करण है। यानी वहां पर धर्म और राज्य को सेपरेशन किया गया है। यानी राज्य कभी भी धर्म पर हावी नहीं होगा और धर्म कभी राज्य पर हावी नहीं होगा। राज्य मतलब एक पूरा एक यूनिट होता है, ठीक है। ऐसे धर्म एक यूनिट है और राज्य भी इस प्रकार से एक यूनिट है। तो धर्म राज्य पर नहीं और राज्य धर्म पर कभी हावी नहीं होगा। राज्य और धर्मों को अलग अलग दृष्टि से देखा जाएगा, ठीक है। यह बात तो हमें समझ में आ गई। दूसरी बात करें, नागरिक एवं सार्वजनिक संस्थाओं को धर्म से बाहर रखा जाएगा। क्या होगा? बाहर रखा जाएगा। यानी आपको स्पष्ट पता है कि वहां की जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है और जो वहां के सिटीजन है, उनको क्या होगा? धर्म से बाहर रखा जाएगा। यानी धर्म में किसी भी प्रकार का इंटरप्शन वहां पर बर्दाश्त नहीं हो सकता। यदि नागरिक धर्म में इंटरप्ट करता है तो वहां का दोषी है। पब्लिक इंस्टीट्यूशन में धर्म को कभी भी इंटरप्ट नहीं किया जाएगा और ना ही पब्लिक इंस्टीट्यूशन को धर्म में इंटरप्ट किया जाएगा। चलो, ऐसा देखो, अब सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? आप कहोगे सर बात तो ठीक है ना कि धर्म और राज्य अलग हैं, तो अच्छी बात है। हमारे यहां भी तो है ना, जो राज्य है, जो सरकार है, वो धर्म से अलग रहती है। लेकिन देखो, पश्चिम धर्मनिरपेक्षता में क्या दोष है मैं आपको बताऊं। आपको शायद पता लग जाएगा अगले इस नेक्स्ट जो पेज आएगा, क्योंकि धर्म और राज्य का पृथक्करण यदि आप कर देते हो तो राज्य क्या है, धर्म की सकारात्मक चीजों को भूल जाता है। ऐसा तो हो जाए ना कि राज्य यदि धर्म की सकारात्मक भूमिका है उसमें तो कम से कम अपना महत्व निभाए। लेकिन यहां तो राज्य चाहे धर्म का नेगेटिव इफेक्ट हो और चाहे धर्म का पॉजिटिव इफेक्ट हो, वहां पर कुछ नहीं बोलता। ये तो गलत हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से नागरिक और पब्लिक इंस्टीट्यूशन में धर्म से बाहर रखा जाएगा। यह भी बहुत बड़ी समस्या है वहां पर कि वहां पर चाहे सकारात्मक भूमिका हो और चाहे नकारात्मक भूमिका हो, किसी भी तरीके से इंटरप्ट बर्दाश्त नहीं होगा। अब आपको बताऊं, ये समस्या 20वीं शताब्दी में देखो, 20वीं शताब्दी में फ्रांस में क्या हुई थी? धर्मनिरपेक्षता की स्थापना की गई थी। धर्मनिरपेक्षता की स्थापना की गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहां पर उस समय ऐसे मुद्दे नहीं मिलते थे। क्यों? क्योंकि फ्रांस उस समय क्या था? 20वीं शताब्दी में एक ईसाई राष्ट्र था, और ईसाई राष्ट्र को बोलते हैं, यानी एक ही जाति हुआ करती थी, उसको कहते थे सजातीय राष्ट्र। क्या कहते थे? सजातीय राष्ट्र कहा करते थे। तो जब 20वीं शताब्दी में वो ईसाई राष्ट्र था, वहां पे एक ही लोग धर्म के लोग निवास करते थे, तो काहे की लड़ाई भैया? लड़ाई तो तब होती है ना जब भिन्न भिन्न चीजों का टकराव होता है। लेकिन ईसाई राष्ट्र तो था, अब उस समय कोई लड़ाई नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे मैंने आपको बताया कि अफ्रीकी और अरब के और एशिया के मूल के लोग जब फ्रांस में जाने लगे
तो फ्रांस में जाने से वो इमिग्रेंट्स हो गए, और इमिग्रेंट्सों को यह खतरा होने लगा कि हमको कहीं गोरे लोग दबा ना लें। यानी माइनॉरिटी को हमेशा यह खतरा होता है कि मेजॉरिटी द्वारा हमको कहीं प्रेशराइज ना किया जाए। दैट्स अ गुड पॉइंट। यही पॉइंट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब 20वीं शताब्दी में सजातीय राष्ट्र था तो अल्पसंख्यकों को वहां पर क्या होता था, खतरा हो गया, क्योंकि अल्पसंख्यक धीरे धीरे वहां पर फ्रांस में आने लगे, और जब आने लगे तो उनको वहां पर खतरा महसूस होने लगा, क्योंकि वहां पर गोरे लोगों की पहले से ही मेजॉरिटी थी। अब बात करें ब्लैक की, जो इमिग्रेंट्स से उनको खतरा होने लगा, तो इसी प्रकार की कुछ वहां पर धर्मनिरपेक्षता का मॉडल माना जाता है। सबसे पहली बात यह है, यानी वहां पर यह है कि चर्च और राज्य का पृथक्करण यह है कि फ्रांस की सरकार, ये वाला कि भारत की सरकार तो कम से कम धर्म की सकारात्मक भूमिका में हस्तक्षेप कर लेती है और नकारात्मक भूमिका को बर्दाश्त नहीं करती। यह बात भारत की धर्मनिरपेक्षता कहती है, लेकिन फ्रांस की सरकार कहती है कि हम तो धर्म के बारे में बोलेंगे ही नहीं। यदि धर्म में कोई नकारात्मक चीज है तो केवल मूर्ति की तरह खड़े होकर देख सकते हैं, यदि सकारात्मक चीज है तब भी हम मूर्ति की तरह खड़े होकर देख सकते हैं, लेकिन हम कुछ बोलेंगे नहीं। यानी फ्रांस की सरकार ने धर्म को पूरे उनके हाल पर छोड़ दिया है, और जब धर्म को सरकार उनके हाल पर छोड़ देती है तो कुछ ऐसी घटनाएं हमको यहां पर देखने को मिलती हैं। अब चलिए नेक्स्ट, ये थी आपकी पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता, जिसे कहते हैं वेस्टर्न सेकुलरिज्म। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये भारत से क्या सीखने की जरूरत करता है। देखो, आपको पता है हमारे पिता राष्ट्रपिता श्रीमान महात्मा गांधी ने एक बात बोली है, सर्वधर्म समभाव। यानी उन्होंने बोला है कि सभी धर्मों का समान आदर हो, समान भाव से देखा जाए। यही हमारे भारतीय निरपेक्षता का मॉडल है। क्या है? इसी को क्या कहते हैं? भारतीय निरपेक्षता का मॉडल कहा जाता है। यही एक मॉडल है इंडियन सेकुलरिज्म का, सर्व धर्म समभाव। और यह बात किसने बोली थी? यह बात बोली थी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने इस बात को बताया है, सर्वधर्म समभाव, यानी सभी धर्मों को समान दृष्टि और समान नजर और समान आदर करना चाहिए। उसी को बोलते हैं सर्वधर्म समभाव, जो कि नीचे यहां पर लिखा हुआ है। तो आप समझ पा रहे होंगे। चलिए, अब यहां पर क्या है, जब फ्रांस की सरकार धर्म के बारे में ना तो कुछ नकारात्मक सोचती है, यानी नकारात्मक चीजों को हटाने का प्रयास करती है, और ना ही सकारात्मक में हस्तक्षेप करती है। यानी राज्य फ्रांस की सरकार का धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है। यानी धर्म को उसने लोगों पर छोड़ दिया है, और जब धर्म को लोगों पर छोड़ा जाएगा तो वहां पर इंटरप्शन होगा। आज भारत में कोई दंगा होता है, सांप्रदायिक दंगा होता है, भारत की सरकार तुरंत इंटरप्ट करती है, लेकिन फ्रांस की सरकार इंटरप्ट नहीं कर रही, इसलिए वहां पर हिंसक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सरकार केवल सकारात्मक हस्तक्षेप करती है, नकारात्मक हस्तक्षेप नहीं करती भारत की सरकार, बल्कि नकारात्मक हस्तक्षेप तब करती है जब वो नकारात्मक चीजों को हटाती है। जैसे कि सकारात्मक हस्तक्षेप करने का मतलब है कि राज्य यानी सरकार भारत में किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगी अपनी तरफ से, पहली बात। इसलिए सकारात्मक हस्तक्षेप हो सकता है, उसमें अच्छी अच्छी चीजों को लाती है। जैसे कि नकारात्मक चीजों को क्या करती है? डिनाई करती है। क्या करती है? डिनाई करती है, उनको मना करती है। जैसे कि आपको पता है हिंदू प्रथा में, एक हिंदू रीति रिवाजों में क्या था, हिंदू रीति रिवाजों में एक पहले सती प्रथा देखी जाती थी। क्या थी? सती प्रथा देखी जाती थी, उसको हटाया। अनटचेबिलिटी को हटाया, यानी छुआछूत को हटाया। उसके बाद हिंदू रीति रिवाजों में सती प्रथा को हटाया। अब यदि मान लो इस जगह फ्रांस की सरकार होती तो कह देती कि हमें धर्म से कोई मतलब नहीं है, यानी सती प्रथा चल रही है तो चलने दो। यानी वहां की सरकार धर्म के मामले में कुछ नहीं बोलती, यहां की सरकार भी नहीं बोलती, लेकिन यहां की सरकार कम से कम नकारात्मक चीजों को तो मिटाती है। जैसे कि रीति रिवाज हिंदू से क्या हटाया? सती प्रथा को हटाया, अनटचेबिलिटी को हटाया, आर्टिकल 17 मूल अधिकार आपको याद है, वही वाली बात। तो आप मेरे हिसाब से पूरा मैटर समझ गए होंगे, और आज आपको फ्रांस का जो दंगा है उसके पीछे भारत से सीखने की क्या जरूरत है। आज यदि फ्रांस की सरकार इसको एक्सेप्ट कर लेती है तो मैं मानता हूं कि दंगे तो क्या, कोई अड़चन भी पैदा नहीं होगी, चाहे वो गोरे लोग हों और चाहे वो अरब, एशिया, अफ्रीका से आए हुए इमिग्रेंट्स हो, मूल के नागरिक हो। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आज आपको अच्छा लगा होगा। फ्रांस का दंगा क्यों हो रहे हैं, चर्चा में विषय क्या था, ये सारी चीजें, और कारण केवल एक ही था। 17 वर्ष के बच्चे, उसका नाम नाहिल था, जो नैनीटरी उपनगर से था,
बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी ड्राइव कर रहा था, उसको पुलिस द्वारा रोके जाने पर, उसके द्वारा ना रोकने पर पुलिस ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। चलिए, तो हम मिलते हैं और ऐसे ऐसे बेहतरीन टॉपिक आपके लिए लाते रहेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आज ये हमारी जो एक करंट का मुद्दा है ये आपको बहुत अट्रैक्टिव कर रहा होगा। देखो, करंट के मुद्दे हमेशा इसी के माध्यम से रहें, क्योंकि वीडियो के माध्यम से चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। तो चलिए, ऐसे ऐसे मुद्दे हम बार बार लाते रहेंगे और कल भी हमारा एक बहुत शानदार मुद्दा होगा। आज फ्रांस के दंगे से हमने खत्म किया है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और एक बेहतरीन करंट मुद्दे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।